बड़ी गर्मी लगने लगी है तुम लोगों को, मैं देख रहा हूँ। ये क्या हुआ है आज? 4 4 8 4 12 टोटल 12 स्टूडेंट। सिर्फ इतना ही हो क्या या और भी हो? एक में 18। अभी तो बच्चे कितने हुए? 5 9 13। तो अच्छा एक ही क्लास पे बैठते तो ज्यादा अच्छा रहता, फिर कम से कम क्लास तो भरी हुई लगती। तुम क्या पढ़ रहे थे कल? अपने लास्ट टीचर से बोला करो कि मार्कर फिलअप कर दें। अब कितने बढ़े? 15। स्टिल 3 आर मिसिंग। इसको लेके है क्या? ओके। आज मैं सोच रहा हूँ इस चैप्टर को खत्म कर दूं। सोचने में क्या जाता है? तो मैंने आपको इन्फ्लोरेसेंस बता दिया था ना। 2 कैटेगरी है इन्फ्लोरेसेंस में, रेसिमोस एंड साइमोज। ब्रांचिंग आपको कहां पे मिलेगी देखने को? साइमोज। ब्रांचिंग यहाँ पे कोई ब्रांचिंग देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये अनब्रांच्ड है। एक्रोफिटल फैशन पे यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स होता है, यहाँ पे डेसिपिटल। ठीक है, यहाँ पे जो ग्रोथ है वो कैसी है? इनडिटर्मिनेट और कंटिन्यूअस ग्रोथ। या आप और एक पॉइंट मैंने नहीं लिखाया था, वो भी लिख लो। इस तरह की ग्रोथ को आप बोलते हो ओपन टाइप ग्रोथ। ठीक है, जो कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है उसको ओपन टाइप ग्रोथ बोलते हैं। साइमोज में जो ग्रोथ है डिटर्मिनेट है और डिसकंटिन्यूअस और क्लोज टाइप। ये वर्ड यहां पे भी लिख लो, क्लोज टाइप। तो इन्फ्लोरेसेंस में एक और बताया था कि अगर आपका पेडंकल बताया था ना कि क्या होता है, एक्सिस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। वहां पे एक सॉलिटरी फ्लावर प्रेजेंट हो, एक सिंगल फ्लावर प्रेजेंट हो, तो इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस को आप क्या बोलोगे? सॉलिटरी। ठीक है, चलो बाकी रेसिमोज के एग्जाम्पल लिखाए थे क्या मैंने? अच्छा, एग्जाम्पल किसी के नहीं लिखा है तो मुझे भी याद नहीं है। मेरे साथ दिक्कत है, मुझे एग्जाम्पल याद नहीं रहता है। बाकी मुझे कुछ भी याद रहता है, एग्जाम्पल नहीं।
अच्छा, नहीं 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 नहीं, गलती मत करना, तुम्हें याद करना पड़ेगा, मेरा नहीं याद करेगा चल जाएगा। रेसिमोज में एक तो एग्जाम्पल ले लिखो लो आप, जैसे कि आपका मस्टर्ड, या पूरी फैमिली लिख लो, कौन सी? क्रूसीफेरी यार, इसका एक्चुअली पुराना नाम क्रूसीफेरी था, मुझे क्रूसीफेरी ज्यादा आता है, याद रहता है। ब्रेसिकेसी, स्पेल करो। आगे, यही है केसी। मस्टर्ड याद रखना, बहुत ज्यादा वो नहीं है। और एक लिख लो यहाँ पे, आपका ग्रेमिनी, जिसको आप क्या बोलते हो आज की डेट पे? ओएलसी, ठीक है, ग्रेमिनी और पोएसी। और भी अगर आप लिखना चाहो तो जैसे एग्जाम्पल, अब ग्रेमिनी में एग्जाम्पल तो पता ही है, ग्रेमिनी के मेंबर कौन से हैं, जैसे वीट, राइस, मेज, ठीक है, वो सब ग्रेमिनी के मेंबर्स हैं। और एकाइरंथस, क्या करोगे इससे ज्यादा जान के? स्पेडिक्स भी इसी का है, बनाना आप बोल सकते हो। कोरिएंडर भी इसी का है आपका, कैसिया भी इसी का है, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, क्या करोगे इतने लिख के? साइमोज में आपका साइमोज में एक सोलेनम साइमोज का है बच्चा, नॉट श्योर मच। कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जो बहुत अच्छा लग रहा हो मुझे बताने में। चलो एक अच्छा एग्जाम्पल लिख लो, बाकी मुझे अच्छा नहीं लग रहा बताने में, ठीक है। कलरट्रोपिस एनसीईआरटी में दिया ही नहीं, ठीक है, एनसीईआरटी में सारी चीजें नहीं दी हुई हैं। कुछ एक स्पेशल इन्फ्लोरेंस के नाम लिख लो और एग्जाम्पल लिख लो बस। स्पेशल इन्फ्लोरेंस नाम बता सकते हो कोई एक स्पेशल इन्फ्लोरेंस का? जैसे एक है आपका हाइपनथोडियम। मेरे 2 लेक्चर फालतू में चले गए, नहीं अब तक ये कंप्लीट हो गया होता। बीच के 2 लेक्चर, एक दिन जो तुम्हारा टेस्ट करवाना पड़ा था, और उसके पहले भी जिस दिन मेरा मूड नहीं था पढ़ाने का। हाइपनथोडियम, ये स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है। और एग्जाम्पल है इसका फाइकस, जैसे फाइकस रेजियोसा, किसको बोलते हैं? पीपल को, ठीक है। तो एक और लिख देता हूं मैं यहाँ पे आपका, फाइकस, पर बार बार फाइकस की स्पीसीज क्यों लिखोगे? कैरिका होता है फाइकस कैरिका, बट रहने दो, एक ही रहने दो फाइकस। ये याद रखना, ये जो फाइकस जीनस है, इसमें किस तरह का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है? हाइपनथोडियम। हाँ, कलरट्रोपिस। ये सब रेसिमोज के हैं। एकाइरेंथस, आर्ची नहीं है, एकाइरेंथस। पता नहीं यहाँ पे क्या बोलते हैं, मेरे यहाँ इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चल छोड़ो, मुझे भी याद नहीं। हम्म, कहाँ थे, कहाँ? वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, इतना तो मुझे भी पता था कि खोया हुआ था। हम्म, चलो आ जाओ। हाइपनथोडियम आपको फाइकस रेजियोसा है। सेकंड एक और है वर्टिसिलेस्टर। वर्टिसिलेस्टर, वर्टिसिलेस्टर आपका पाया जाता है ऑसिमम,
एक और है साइएथियम। ये आपको यूफोर्बिएसी के मेंबर्स में मिलेगा। हालांकि चांसेस कम ही है इनके पूछने के, तो बहुत पेन मत लेना अगर याद नहीं रहता, ठीक है। लिखा इसलिए दिया कि अगर कभी एग्जामिनर रेयरेस्ट इवेंट, ठीक है, अगर उसका मन किया तब ये हो सकता है दे दे। इस बोर्ड में सबसे बड़ी समस्या ये है, मुझे इतना मेहनत तो लिखने में नहीं करना पड़ता जितना इसको मिटाने में करना पड़ता है। क्या बच्चे? वो तो बाहर चला गया होगा, ले गए होंगे, चलो छोड़ो। अब आ जाओ, सीधे चलते हैं कहाँ पे, इन्फ्लोरेसेंस हमने देख लिया है, ठीक है। तो अगर इन्फ्लोरेसेंस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फ्लावर्स। फ्लावर्स के ग्रुप को इन्फ्लोरेसेंस आप बोल रहे हो, तो अब हमको क्या पढ़ना है, फ्लावर्स के बारे में। अब अगर आपको कोई बोल दे कि फ्लावर्स को डिफाइन करो, तो आप क्या बोलोगे कि दिस इज द कंडेंस्ड। सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये कंडेंस हो गया है, कंडेंस्ड, ठीक है। और इसमें हुआ है मॉडिफिकेशन, ठीक है। कंडेंस्ड मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव, किस चीज पे पार्टिसिपेट करता है ये, रिप्रोडक्शन पे। और है एक्चुअली क्या ये, सूट। तो आप इस तरह से बोल सकते हो कि फ्लावर इज कंडेंस्ड मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव सूट। सूट का मॉडिफिकेशन हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अब अगर हम देखें, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो कि जो फ्लावर है इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है। या अगर आप देखते हो कि जैसे प्लांट है, प्लांट में जो ग्रोथ होती है किस टाइप की ग्रोथ होती है, इनडिटर्मिनेट ओपन टाइप की ग्रोथ होती है, हर समय ग्रोथ होती रहती है प्लांट। तो वो ग्रोथ जो है, उस ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेरिस्टेम, ठीक है। आपको नेक्स्ट वाले चैप्टर में मैं डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज पढ़ाऊंगा, तो वहां पे बताऊंगा कि जो टिश्यू बेसिकली इनिशियली ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आप डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई कर सकते हो, जिसमें से एक है बेसिकली उनकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम को फर्दर आप क्या कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो। जो सूट की टिप पे प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हो, सूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि ये सूट का मॉडिफिकेशन है, तो मेरिस्टेम जो आएगा वो कौन सा होगा, सूट में। तो एक्चुअली क्या था कि जो सूट एपिकल मेरिस्टेम था, सूट एपिकल मेरिस्टेम, ये इसने अपने आप को क्या कर लिया, मॉडिफाई किया। ये आप ये बोलो कि कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो गया, फ्लोरल मेरिस्टेम, ठीक है, फ्लोरल मेरिस्टेम। और फ्लोरल मेरिस्टेम से क्या डेवलप हुआ, फ्लावर, ठीक है। तो फ्लावर के लिए जो मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है, फ्लोरल मेरिस्टेम, ठीक है। जैसे सूट की ग्रोथ के लिए सूट एपिकल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है, उसी तरह से फ्लावर की ग्रोथ के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, फ्लोरल मेरिस्टेम। चलो एक बात तो ये आपको समझ में आ गई। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे सूट बना दूं, ये मान लो कि ये क्या है, सूट का पार्ट, ठीक है। आपको पता है कि जो सूट की एक्सिस होती है, दैट एक्सिस इज नोन एज ढक्कन, स्टेम। एक्सिस ऑफ सूट इज नोन एज स्टेम। तो ये जो दिख रही है अभी फिलहाल, ये क्या है, स्टेम है।
यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, नोड एंड इंटरनोड। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कंडेंस। तो यहाँ पे होगा कंडेंसेशन। इसको किस तरह से आप कंडेंस कर सकते हो, इसके इंटरनोड की जो लेंथ है उसको डिक्रीज कर दो या खत्म कर दो। तो जैसे ही आप इसको खत्म करोगे, जैसे ही यहाँ पे कंडेंसेशन होगा, ये आपका जो पेडाइसिल है, पेडाइसिल क्या मैंने बताया था, एक्सिस ऑफ फ्लावर। जो पेडाइसिल का टर्मिनल स्वेलन एंड होता है, ठीक है, टर्मिनल स्वेलन एंड ऑफ पेडाइसिल नोन एज थैलेमस। ठीक है, ये थैलेमस है। अब इस थैलेमस के ऊपर चूंकि आपने इसके इंटरनोड्स को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया, तो ये सारे के सारे नोड्स इसके ऊपर आके बैठ जाएंगे। ये सारे के सारे नोड्स इसके ऊपर इस तरह से बैठ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से इसके ऊपर बैठ जाएंगे आके। अब कोई डिस्टेंस बीच में नजर नहीं आएगी। इसमें सारे के सारे 4 वॉल्स मैंने देखो बनाए हैं यहाँ पे, 1 2 3 4। ठीक है, पर्पसफुली बने हुए हैं ये वॉल्स। तो ये सारे के सारे जो नोड्स हैं वो आके थैलेमस के ऊपर आ गए। और आपको पता है कि नोड्स से क्या एराइज होते हैं, लीफ या ब्रांच। ठीक है, तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर के लिए यही मानो कि यहाँ से लीफ एराइज हो रही है। तो ये जो लीव्स जो एराइज हो रही है, दीज लीव्स विल मॉडिफाई देमसेल्व्स इन डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो लीव्स हैं ये अपने आप को फ्लावर्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें अपने आप को क्या कर लेंगी, बदल देंगी, मॉडिफाई कर। ठीक है, तो यहाँ पे इसी से डेवलप हो जाएगा कैलिक्स। इस तरह से कैलिक्स डेवलप हो जाएगा। ठीक है, जो पहला वर्ड है उसकी जो लीफ है वो किस पे कन्वर्ट हो गई, कैलिक्स में कन्वर्ट हो गई। दूसरा जो नोड है उससे जो लीफ निकली उसने आपको किस में कन्वर्ट कर लिया, कोरोला में। ठीक है, उसने अपने आप को कोरोला पे कन्वर्ट कर दिया। तीसरा जो वर्ल है उसने अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लिया, एंड्रोसियम में, एंड्रोसियम में। और इनर मोस्ट जो वर्ल है, इनर मोस्ट जो नोड है उसकी जो लीव्स हैं उन्होंने क्या बना लिया, उन्होंने बना लिया इस तरह से ओवरी या गाइनोसियम। ठीक है, तो ये आपका कैलिक्स है, ये आपका कोरोला है, ये सारा मिला के क्या बना रहा है, एंड्रोसियम, और ये वाला पार्ट मिला के बना रहा है गाइनोसियम, जिसमें से कैलिक्स एंड कोरोला बेसिकली एसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर है जो कि हेल्प करते हैं फ्लावर की। जो गाइनोसियम एंड एंड्रोसियम है दे आर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसकी डिफिनेशन बनाई गई। जो कि कंडेंसेशन हो रहा है सूट का तो बोल दिया कंडेंस्ड। ठीक है, सूट है, यहाँ पे देखो दोनों चीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्टेम भी पार्टिसिपेट कर रहा है और लीफ। अगर सिर्फ जो है क्या कहते हैं स्टेम पार्टिसिपेट कर रहा होता तो यहाँ पे स्टेम लिख सकता था, पर सारे चीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसलिए हमने इसको क्या बोला, ये सूट। ठीक है, तो दिस इज द मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव सूट which gets condensed। ठीक है, अब एक और चीज बताता हूं कि आपने ब्रायोफाइट जिम्नोस्पर्म ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म पढ़े। ठीक है, जब वहां पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे तो वहां पे आपको हर जगह पे स्पेशली टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म में आपको क्या सुनाई दे रहा था, फिल्स, स्पोरोफिल्स सुनाई दे रहे थे, स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स पार्टिसिपेट कर रही थी किस चीज में, उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बनाने में। ठीक है, फिल्स का मतलब क्या होता है, लीफ। ठीक है, तो वहां पे भी रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर बने वो किसका मॉडिफिकेशन थे, लीफ का मॉडिफिकेशन। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है कि वहां पे उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को कंप्लीटली लूज नहीं किया था।
कंप्लीटली लूज अपनी आइडेंटिटी को नहीं किया, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को कंप्लीटली लूज कर दिया है, कंप्लीटली कन्वर्जन हो गया है, तो इनके डिफरेंट आप नाम देख रहे हैं, ठीक है। पर ये एक्चुअली क्या है, दे आर मॉडिफाइड लीफ। तो इसको भी लिख लो कि ये पेडाइसिल है और ये थैलेमस। आगे बढ़ते हैं। फ्लावर्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो थोड़ा लेट में पढ़ाएंगे, अभी पहले देख लेते हैं कुछ क्लासिफिकेशन वाला पार्ट फ्लावर का, या टाइप्स ऑफ फ्लावर आप देख लेते हैं, जस्ट नाम जानना है, या टाइप्स ही कर दो, टाइप्स ऑफ फ्लावर। तो एक कैटेगरी में आप देख लो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वल्स या फ्लोरल कंपोनेंट, यहां पे आपने कितने कंपोनेंट देखे हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। If all these components या all these floral parts are present in a flower, then the flower is known as bisexual या complete flower, गलत बोल गया, complete flower। अगर ये चारों के चारों प्रेजेंट हैं तो आप क्या बोलोगे, तो यहाँ पे लिख दो, if all floral or 4 floral parts present in a flower, तो आप इसको बोलोगे कंप्लीट फ्लावर। और अगर चारों नहीं प्रेजेंट है, if any floral part is missing या absent, any floral part is absent, then ये हो जाएगा आपका इनकम्प्लीट फ्लावर। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्लीट फ्लावर किसको बोलेंगे और इनकम्प्लीट फॉर्म किसको बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप लिख लो यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बेस पे चलोगे तो इफ बोथ एंड्रोसियम एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट तो दो ही है ना, पहले ही बता दिया मैंने, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। तो अगर दोनों प्रेजेंट है, इफ बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम
प्रेजेंट इन सेम फ्लावर, प्रेजेंट इन सेम, देन ये आपका कौन सा फ्लावर हो जाएगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर। और अगर इफ only either androecium or gynosium present in a flower, then आप इसको क्या बोलोगे? यूनिसेक्सुअल। तो मतलब जो बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल है वो किसके रेफरेंस पे है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है। या जैसे एनिमल्स के केस में भी अगर आप बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल बोलते हो तो किसके रेफरेंस पे है? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है। तीसरा हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। ये वाला तो आपने एनसीईआरटी में देखा ही होगा, वैसे दिए तो सारे हैं बट सिमेट्री को स्पेशली उन्होंने टारगेट किया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री आपको 3 टाइप्स के फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? एक्टिनोमॉर्फिक, इसी को आप बोल सकते हो रेडियल। दूसरे वैसे रेडियल कम चलता है, रेडियल आपका उधर ज्यादा चलता है, कहाँ पे? एनिमल्स के केस में। ठीक है, यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक ही ज्यादा है, फोकस करना। दूसरा है आपका जाइगोमॉर्फिक और बाइलेटरल, और तीसरा है आपका असिमेट्रिकल, या इसको आप बोल सकते हो इर्रेगुलर सिमेट्री। ठीक है, इर्रेगुलर सिमेट्रिकल फ्लावर, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर और एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स वो है, वैसे रेडियल सिमेट्री से आपको समझ में आ रहा होगा कि जब आप एक वर्टिकल प्लेन से उसको बाइसेक्ट करने की कोशिश करो या डाइसेक्ट करने की कोशिश करो तो वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ एक्टिनोमॉर्फिक केस में क्या है कि आप कोई भी प्लेन वर्टिकल ले लो, कोई भी वर्टिकल, ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो आप लिख दो, यहीं पे लिख दो। which can be divided in 2 equal half by any vertical plane। किसी भी वर्टिकल प्लेन से अगर आप इनको डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो ये आपको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। एग्जाम्पल, मस्टर्ड, ब्रिंजल, चिली, धतूरा। हिंदी में धतूरा बोलते हैं, इस वजह से धतूरा लिखा, वैसे डटूरा लिखा हुआ। ठीक है सर, मस्टर्ड के नीचे वो क्या है? ब्रिंजल, इसके बाद फिर चिली, फिर इसके बाद डटूरा। मैं क्या बताने जा रहा था? नहीं, अभी तो मैं एक्टिनोमॉर्फिक पे हूँ।
चलो जाइगोमॉर्फिक को लिख लो। those flower which can be divided in two equal half by only, ये पॉइंट ध्यान, by only one vertical plane, one vertical plane, तो आप उसको बोलोगे कि ये फ्लावर आपको क्या है, जाइगोमॉर्फिक है। एग्जाम्पल में बताओ कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से, इतने सारे बता दिए। कैसिया फिस्टुला, गुलमोर, पी पाइसम सटाइपम। गुलमोर का नाम अच्छा पता कर लिए। चलो इसमें लिख दो कि ये जो फ्लावर्स हैं कैंट बी डिवाइड इन टू इक्वल हाफ। एग्जाम्पल एक ही है आपका एनसीईआरटी में, क्या है ना, इर्रेगुलर सिमेट्रिकल है। बहुत मजा आ रहा है, क्या बात है। तो यहां से आपकी ये जो सिमेट्री वाली प्रॉब्लम थी वो फिनिश हो गई। अब नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं, फ्लावर्स को और किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हो। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ लेबल ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, या क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, सिमेट्री इज नेक्स्ट, insertion of floral leaves, insertion of, या फ्लोरल कंपोनेंट्स भी लिख सकते हो आप, लीव्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ इंसर्शन ऑफ फ्लोरल कंपोनेंट्स, तो 3 कैटेगरी के मिलेंगे। और ये वैसे भी इनका जो रेफरेंस है, ठीक है, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो क्या है, ओवरी। तो पोजीशन ऑफ ओवरी के अकॉर्डिंग हम इनको नाम देते हैं, ठीक है। तो एक कैटेगरी है आपकी हाइपोगाइनस, दूसरी है एंड थर्ड वन एपिगाइनस। लिख दो ऊपर, एसएनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ इंसर्शन ऑफ डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स। बट ये जो इसका रेफरेंस है, ध्यान रखना, इसका जो रेफरेंस है वो है पोजीशन ऑफ ओवरी। गाइनोसियम भी बोल सकते। हाइपो मतलब क्या बताया था, हाइपो का जहां पे भी हाइपो आएगा उसका मतलब होता है बिलो।
बिलो, और जहां एपी आएगा उसका मतलब अबव। ठीक है, तो गाइनस मतलब गाइनोसियम, मतलब कि अदर जो फ्लोरल पार्ट्स एराइज होंगे वो बिलो द गाइनोसियम। ठीक है, बिलो द गाइनोसियम। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो या अलग कर लो, फिर मुझे लिखाने में दिक्कत होगी, अलग अलग हेडिंग डालो आप, इतना स्पेस में शायद फिर हो नहीं पाएगा। हाइपोगाइनस फ्लावर, जो ऐसे भी मैंने अभी बनाया था पहले। और ओवरी इन सबके ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, ओवरी इन सबके ऊपर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो सारे के सारे पार्ट्स हैं, वो चाहे कैलिक्स हो, चाहे कोरोला हो, चाहे आपका एंड्रोसियम हो, ठीक है, वो सारे के सारे किसके नीचे प्रेजेंट है? ओवरी के नीचे या गाइनोसियम के नीचे। तो इस तरह की जो कंडीशन है उसको बोलते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। ठीक है, तो आप लिख दो, इफ अदर फ्लोरल वल्स are present below the ovary या below the gynoecium, then the flower is known as hypogynoecium। सॉरी, क्या लिख रहा हूँ, हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस फ्लावर बोलोगे। ठीक है, एंड द पोजीशन ऑफ ovary will be superior ovary, या सुपीरियर ही लिखो, सिर्फ सुपीरियर। एग्जाम्पल की बात करोगे तो हाइपोगाइनस कंडीशन में एग्जाम्पल बताओ मुझे। मस्टर्ड, सेम नहीं बच्चा, एक बार देख के बताओ। मस्टर्ड चाइना, मस्टर्ड तो मुझे श्योर था, चाइना रोज, हाइपोगाइनस फ्लावर में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, ओवरी ऊपर प्रेजेंट है, बाकी के सारे पार्ट्स थैलमस से निकल रहे हैं बिलो द ओवरी। ठीक है, या बिलो द गाइनोसियम, वो आपका हाइपोगाइनस फ्लावर है। तो इससे कुछ नहीं पूछेगा, इससे पूछेगा सिर्फ क्या, ये वाला पार्ट और एक ये वाला पॉइंट। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछना। अब आपका आता है सेकंड पार्ट जो है पेरीगाइनस। तो पेरीगाइनस में क्या है कि ये थाइलमस थोड़ा सा क्या करेगा, इनलार्ज करेगा अपने आप को।
कप शेप्ड स्ट्रक्चर बनाएगा थैलेमस। पेरिगाइनस फ्लावर, तो ये बनाएगा आपका थैलेमस इस तरह से। इस तरह से कुछ कप शेप्ड स्ट्रक्चर बनाएगा। और यहाँ ये जो रिम ऑफ थैलेमस है ऊपर की तरफ, ठीक है, ये जो रिम ऑफ थैलेमस है यहां से अदर पार्ट्स निकलेंगे, ठीक है। तो अगर गाइनोसियम के रिस्पेक्ट में देखो, गाइनोसियम तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, तो ये ऐसा लगेगा कि दे आर अराइज फ्रॉम द सेम पोजीशन, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो डिफरेंट वल्स ऑफ फ्लावर है दे ऑल अराइज फ्रॉम द सेम पोजीशन, ठीक है। ये आप इसको देख लो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, इसको आप देख लो, सेम पोजीशन इसको मान सकते हो, बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं जाओगे, ये एक क्लासिफिकेशन का तरीका है, ठीक है। तो यहां से ही आपके क्या निकलेंगे, कैलिक्स। अब देखो मैंने यहाँ पे रिम ऑफ थैलेमस लिख दिया, इसको मुझे रीच करना पड़ेगा पहले। ये आप एक ही तरफ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही तरफ बना लो, ठीक है। यहां से फिर आपका इसके ऊपर से निकलेगा कोरोला, कोरोला, ठीक है। और फिर यहीं से इसके ऊपर से राइज होगा एंड्रोसियम। अब ये मत सोच लेना कि यहाँ पे मैं सिर्फ एक एक बनाता हूं तो सिर्फ एक ही एक मैं बनाता हूं रिप्रेजेंटेशन के लिए, आप बहुत सारे बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह का जो कंडीशन है, इस तरह का जो कंडीशन है आपका, ये आपका पेरिगाइनस फ्लावर कहलाएगा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि इफ thalamus form a cup shaped structure and all the floral valves arise from same position या approximately same position, approximately same position, then the flower is known as perigynous flower and the position of जो पोजीशन होगी of ovary will be half inferior, हाफ इंफीरियर, ठीक है। तो एग्जाम्पल प्लम, रोज है, ओके, पीच नहीं है,
थोड़ा और स्पेस दो, वैसे राइटिंग बहुत अच्छी है मतलब, बट स्पेस दो, वो तुम्हारे लिए एट द एंड बेनिफिशियल होगा। तुमको अभी नहीं समझ में आएगा मेरी बात, हो सकता है, बट जब इतना सारा नोट्स तैयार हो जाएगा ना, तब समझ में आएगा कि अगर ये इतने साल से छोटा छोटा लिखे हो तो अचानक से थोड़ी आ जाएगा। चलो, ये तो पेरिगाइनस हो गया। अब इसी में देखो, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे थैलमस जो है इसने अपने आप को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले गया, तो वो एक स्ट्रक्चर बना दिया, क्या, कप शेप्ड स्ट्रक्चर बना दिया। ओके, अब क्या होगा कि ये थैलमस अभी और अपने आप को ले जाएगा, तो ये पूरा का पूरा ओवरी वाला पार्ट को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, और जो फ्लोरल पार्ट्स निकलेंगे वो उस ओवरी के ऊपर से निकलेंगे। ठीक है, मतलब ये और काफी ऊपर तक चला जाएगा। ठीक है, तो आप मिड में नहीं रख सकते, जैसे यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मिड में। ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि ऑल द फ्लोरल वॉल्स अराइज फ्रॉम द सेम लेंथ। ठीक है, बट यहाँ पे ये और ऊपर चला जाएगा, पूरा का पूरा जो ओवरी से ऊपर तक का पार्ट है वो क्या कर लेगा, उसको कवर कर लेगा। तो ऐसा लगेगा कि ओवरी अब कहाँ पे प्रेजेंट है, बिलो द अदर वॉल्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दो थर्ड वन, एपिगाइनस फ्लावर। इस तरह की कुछ सिचुएशन दिखेगी जहां पे कि ये अंदर वाला ओवरी है, ये थैलेमस है। ठीक है, बाकी अदर वल्स आप लिख लो। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो थैलेमस है, इफ थैलेमस cover या surround the ovary and other walls arise from above ovary या above gynoecium भी बोल सकते हो। ठीक है, then this type of flower is known as एपिगाइनस। वैसे नाम से ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इतना डिटेल जो है ये सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिखा रहा हूँ। ये एपी मतलब अगर याद है तो आपको समझ में आ जाएगा, एपी अबव, गाइनस किसके ऊपर, गाइनस के, गाइनोसियम के ऊपर। ठीक है, और एग्जाम्पल इसका याद रखना, ग्वावा, या आप यहाँ पे लिख दो जितने भी कुकुरबिटेसी के मेंबर हैं, ऑल मेंबर्स ऑफ कुकुरबिटेसी। एक फैमिली है कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी। काफी बड़ा पार्ट खत्म कर दिया है मैंने, मुझे थोड़ा
रेस्ट की जरूरत है। कह दो हमको आपसे ज्यादा है। कि नहीं है? सोच रहा हूँ एक टॉपिक, एक चीज और पढ़ा दो फिर रेस्ट लूं। तो ये आपका अच्छा, यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा है द पोजीशन ऑफ ओवरी। अच्छा वहां पे लिखो जरा, पोजीशन ऑफ ओवरी इंफीरियर है, पोजीशन ऑफ ओवरी इंफीरियर। देखो मेरे अंदर चेंज आ गया, मैं कितना बड़ा बड़ा लिखने लगा हूं। इससे पहले मैं बड़ा लिखता था क्या? नहीं लिखता था। बोर्ड छोटा था। चलो मोनोसियस एंड डायोसियस मुझे कौन बोल रहा है? क्या बच्चे? इंफीरियर। अच्छा इसके एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद रखना बच्चे, इस चैप्टर में ज्यादातर पूछता ही एग्जाम्पल है। चलो एक चीज और लिखा दूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपकी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि बार बार वो वर्ड आता है तो आपके दिमाग में वो होना चाहिए। मोनोसियस प्लांट कौन से होते हैं? मोनोसियस डायोसियस का वर्ड तो सुन ही रखा है ना, तो मोनोसियस क्या है और डायोसियस? एग्जाम्पल मोनोसियस प्लांट के? चाइना रोज। कहाँ से एग्जाम्पल ढूंढ के ला रहे हैं? थोड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल लाओ, पॉपुलर। थ्री इडियट का एक डायलॉग सुने हो? देखे हो कि नहीं? कितने लोग देखे हैं थ्री इडियट? रहने दो, अब नहीं बताऊंगा, देख ही रखे हो तुम। ना सुने देखे होते तो बताता। अब ये तो हो ही नहीं सकता था कि थ्री इडियट ना देखे हो तुम। अच्छा अभी रिसेंटली कौन सी मूवी देखी? शेरशाह कब आ गई? ये कौन सी मूवी है? बांग्ला है या बॉलीवुड? हिंदी? शेरशाह किसकी है? अच्छा वो कारगिल, विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा, ओके। हाँ दिमाग से स्किप हो गया था। ना 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 ना, सलमान खान। सलमान खान की मूवी ना कॉमेडी होता है, बस एक्शन ही एक्शन होगा। स्टोरी का तो उससे पहले रिलेशन नहीं रहता था। कितना रिव्यू मिला? IMDb। एक और तो आई हुई है ना इसके पैरेलल, क्या नाम है? मेरे दिमाग से स्किप हुआ पड़ा है सब। अरे तुम लोग को मूवी के नाम ही नहीं पता है। इस समय 3 मूवी आई हुई है, एक है सत्यमेव जयते 2, एक है ये अंतिम, एक और मूवी है कोई। अच्छा इसकी सूर्यवंशी, उसका भी वही हाल होगा। उसका हाल बहुत खराब, पर वो उसने बिजनेस सबसे ज्यादा किया हुआ है इन तीनों में से। अंतिम तो अभी रिलीज हुआ ना, अभी 3 दिन में रिलीज हुआ। अच्छा तो सलमान खान की जो नैया डूब रही थी उसको संभाल ले जाएगी लगता है। उसकी लास्ट की 2-3 मूवीज लगातार खराब चली गई।
जब कभी बिल्कुल दिमाग लगाने का मन ना हो तो फिर उसकी मूवी देखो। वैसे तो मैं ज्यादातर कॉमेडी मूवीज पसंद करता हूँ, जिसमें जाओ उस मूवी को वहीं पे छोड़ के वापस चले आओ। कुछ हेरा फेरी तो कब की चली गई, अभी अभी रिसेंटली कह रहा हूँ, 2 साल जब ये कोरोना से पहले कुछ मूवीज लगातार आई थी, 5 या 6 मूवीज, लाइक आयुष्मान खुराना की मूवीज थी। आयुष्मान खुराना, बाला, लिंगा, हाँ सब। सुमंगल साथा, सुमंगल ज्यादा सावधान नहीं हो गए? चलो पढ़ने पे कंसंट्रेट करो। चलो मैं तुमको एक टॉपिक और पढ़ाता हूँ, मोनोसिस एंड डायोसिस प्लांट। इसके बाद हम चलेंगे कहाँ पे? लगता है हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। टाइम कितना हुआ है अभी? 11:30। 1 आवर्स है, बट 1 आवर्स में चैप्टर तो फिनिश नहीं किया जा सकता है, जबकि मैं चला काफी तेज हूँ। अपने टारगेट को ध्यान में रख के मैं काफी तेज बढ़ रहा था। मुझे बड़े हैं असल में ये फ्लावर, इसका जो सबसे बड़ा पार्ट इस चैप्टर का है वो फ्लावर ही है। मैं नहीं पढ़ाता उसको, वो तुम्हारा काम है। मैं तुमको सिर्फ, हाँ तुमको मैं बताऊंगा उसके जो कॉन्सेप्ट है बस। इसके बाद मैं तुमको फैमिलीज के दूंगा नोट्स, और फैमिलीज के नोट्स देने के बाद उस नोट्स को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा यहीं पे। तो तुम्हारा काम है उसको मेमोराइज करना, नहीं करोगे तो तुम जानना। इतना सारा अगर मैं पढ़ाने लगा ना तो ये सिलेबस खत्म ना हो पाएगा। चलो तो हम क्या पढ़ने जा रहे थे? मोनोसियस प्लांट्स। अच्छा मैंने बताया था, बोला था आप लोगों को कि आप लोग क्या करो, इकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर दो। किया? हाँ इधर इकोलॉजी, इवोल्यूशन भी पढ़ोगे? जो भी पार्ट ऐसा है जहां पे मेमोराइज बहुत करना है, क्योंकि मैं पढ़ाते पढ़ाते तुम्हारा में आ जाएगा, मेरे पढ़ाते पढ़ाते सारी चीजें, ठीक है? और फिर तुम लोग उसको मेमोराइज नहीं कर पाओगे, इसलिए अभी से जरूरत है कि उसको तुम अपना पढ़ते जाओ। बाकी जो कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं, जो चीज करनी है वो तो मैं आपको समझा ही दूंगा, ठीक है? उसमें कोई वो नहीं है, बट मेमोराइज तुम नहीं कर पाओगे। मैंने पता लगा मैंने पढ़ा तो दिया पर तुमसे मेमोराइज हुआ नहीं, तो इस वजह से अभी से सारा पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है? तो चलो मोनेसिस प्लांट क्या है? इफ बोथ, या पिक्चर देख लो, सपोज कर लो ये प्लांट है तुम्हारा, ठीक है? यहाँ पे ये फीमेल फ्लावर है और साथ में ये मेल फ्लावर, ठीक है? तो फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट है एंड मेल फ्लावर भी प्रेजेंट है। तो ये वाला जो प्लांट होगा इसको आप क्या बोलोगे? मोनोसियस, मोनोसियस प्लांट, ठीक है? इसको आप मोनोसियस प्लांट बोलोगे। और ये फ्लावर किस तरह के हैं? यूनिसेक्सुअल। फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है, दैट मीन्स कि जो मोनोसियस एंड डायोसियस कैरेक्टरिस्टिक है वो किसकी है? प्लांट की है, नॉट फ्लावर। फ्लावर की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है? तो यहाँ पे लिख दो, इफ बोथ मेल एंड फीमेल flower present in same plant, then ये plant known as monoecious plant, ठीक है? एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है,
वो लिख दो, जैसे रिसिनस, जिया, कोलोकैसिया, इस तरह से। ऊपर वाले दो याद रखना, बाकी कोलोकैसिया ना भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है डायोसियस। तो अगर एक ही क्या कह रहा था मैं कि एक मतलब दोनों अलग अलग हों, अभी याद करना तुम्हारा काम है, क्योंकि मुझे एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि ये भूलता बहुत है। डायोसिस प्लांट्स लिख दो या पहले पिक्चर बना लो, ठीक है, कि ये फीमेल फ्लावर है, ये आपका मेल फ्लावर है, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट इन, if male and female flower present on different plants, then ये कंडीशन हो जाएगी आपका डायोसिस प्लांट्स या डायोसिस कंडीशन। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, जैसे पपाया बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, पाम ट्रीज, मलबरी, तो मोनोसिस डायोसिस हमने फिनिश कर लिया। अब हम आगे चलेंगे। मैं जहां पे छोड़ा था मैंने क्या, डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स, मतलब कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर या कंपोनेंट ऑफ फ्लावर्स। बच्चे ऑनलाइन ये मैंने रेड से थोड़ा सा लिखा है, दिख रहा है आपको? हाँ सर। ओके, हाँ सर। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में फ्लावर हैव फोर पार्ट्स या वल्स बोल सकते हो, फोर वल्स, ठीक है। कौन कौन से हैं? कैलिक्स एंड करोला को मैंने पहले ही बताया, एक्सेसरी पार्ट, और एंडोसियम एंड गाइनोसियम रिप्रोडक्टिव पार्ट है। हाँ बच्चे, मलबरी, MULBARRY, पाम, PLM, काफी बड़ा पार्ट है, इतना आसानी से खत्म होगा नहीं है। चलो, पिक्चर बार बार बनाने की जरूरत है। कैलिक्स, तो कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ फ्लावर। सबसे आउटर मोस्ट वर्ल्ड जो है वो किस
क्या होता है? कैलिक्स होता है। दे आर ग्रीन इन कलर, इनका जो कलर है वो कैसा होता है? ग्रीन होता है। ठीक है। कैलिक्स जो है पूरा वर्ल्ड का नाम, क्या लिखा है मैंने? आउटर मोस्ट वर्ल्ड, मतलब जितने भी मेंबर्स हैं उसके, उन सबको मिला के आप क्या बोलते हो? कैलिक्स। बट अगर आप सेपरेट मेंबर की बात करोगे, ठीक है, या यूनिट ऑफ अगर मैं बोलूं, ठीक है, या यूनिट या मेंबर ऑफ कैलिक्स, तो आप उसको क्या, किस नाम से जानते हो? सेपल। ठीक है, इंडिविजुअल कैलिक्स को क्या बोलते हो आप? सेपल। ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर आप फंक्शन के बारे में बात करो तो कैलिक्स प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज। ठीक है, आप लिख सकते हो कैलिक्स प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज। ध्यान रखना किस स्टेज पे? बड स्टेज। आप देखते ही हो कि फ्लावर जो है जब बड होता है तो वो पूरी तरह से एक ग्रीनिश स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है। वो ग्रीनिश स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या है? कैलिक्स। ठीक है, बाद में क्या है, जब फ्लावर बन जाता है तो कैलिक्स नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, और कुछ दिन के बाद क्या हो जाता है, वो कई बार बाहर भी हो जाता है, गिर जाता है, सेड ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो कैलिक्स में ये सारी चीजें बात कर ली। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ कैलिक्स इज, या कैलिक्स मत लिखो बच्चे, सेपल लिखो। इफ सेपल इज फ्री, अगर सेपल जितने भी हो वो फ्री हो तो उसको क्या बोलोगे? पॉलीसेप्लस। उस कंडीशन को आप बोलोगे पॉलीसेप्लस। पॉलीसेप्लस के एग्जाम्पल फटाफट दो जरा सा। मस्टर्ड, ठीक है, और अगर इफ सेपल इज यूनाइटेड देन आप उसको क्या नाम दोगे? गैमोसेप्लस। हर जगह यही गैमो पॉली आएगा। ठीक है, पॉली अगर यूनाइटेड है तो गैमो, और अगर गैमो का मतलब गेमस, और गेमस का मतलब मैरिज। ठीक है, तो पॉली मतलब अलग अलग है। ठीक है, फ्री है वो, तो गैमोसेप्लस। बताओ एग्जाम्पल। चाइना रोज, चाइना रोज। यहाँ पे और भी लिख दो, जैसे ब्रिंजल, दतूरा। यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो रेडिस। अब आते हैं करोला, जो दूसरा है कोरोला। जो मेंबर है, ठीक है, दिस इज द, या इस तरह से बोल सकते हो कि कोरोला प्रेजेंट, हाँ, इनसाइड नहीं बोलते बच्चे, इसके लिए कोई और नाम। चलो छोड़ो, यहाँ पे लिखो आप, द यूनिट आर मेंबर ऑफ corolla is
नोन एज क्या बोलते हैं, पेटल। दे आर इस तरह से लिखो, जनरली दे आर ब्राइट इन कलर, जनरली दे आर ब्राइट इन कलर। ठीक है, किस चीज के लिए, टू अट्रैक्ट द insect, attract the insect for pollination। सेम कंडीशन आपकी कोरोला यहाँ पे भी वही हो जाएगी। ठीक है, कि if the corolla is petals are free, पेटल्स क्या हो, फ्री हो, तो इनको आप क्या बोलोगे, पॉलीपेटलस। और अगर इफ पेटल्स आर यूनाइटेड, तो ये कंडीशन हो जाएगी आपकी गैमोपेटलस। एग्जाम्पल पॉलीपेटलस के देखो एनसीईआरटी में, मुझे नहीं याद है। गैमोपेटलस का एग्जाम्पल तो ये है, चाइना रोज। यह दिया ही नहीं है वहां पे। देना इस वजह से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि बहुत वेरिएशन है उसमें। मैं बता देता हूँ, मेरे पास भी एग्जाम्पल एक्चुअली नहीं है इसका। रेडिस मस्टर्ड लिख दो बेटा पॉलीपेटलस में, और गैमोपेटलस में लिख दो वो ठीक है, चाइना रोज वो फ्यूज ही होता है, पता है मुझे। लिखा तो है बच्चे इसमें। ब्रिंजल होगा, रोज होगा, बट छोड़ दो, क्या करोगे जब है ही नहीं है एनसीईआरटी में, तो क्यों याद करोगे। जो भी चीज इंपॉर्टेंट है मैं आपके नोट्स पे डाल दूंगा। ठीक है, अभी जो नहीं इंपॉर्टेंट है उसके चक्कर में मत पड़ो, यहाँ पे जरूर लिख दो आप रेडिस मस्टर्ड। मैंने लिखा कि जनरली दे आर ब्राइट इन कलर, बट अगर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी का उठा लूं तो एनसीईआरटी बोलता है कि जो कलर है और जो शेप है किसका, कोरोला का, दे हाईली वेरी। ठीक है, तो या आप इस तरह से लिख दो कि कलर एंड शेप ऑफ कोरोला इज हाईली वेरिएबल। क्योंकि फंक्शन जनरली क्या होता है कोरोला का, कोरोला का फंक्शन होता है पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना। तो अगर जो है क्या कहते हैं, रात में वो फ्लावर वो करता, ब्लूम करता है, ठीक है, तो उसका कलर व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, ब्राइट कलर तो नहीं रहा वो। ठीक है, दिन में होगा तो कोई ब्राइट कलर होगा उसका। ठीक है, माइट भी चांसेस कि प्लांट उसमें हो, मतलब उसमें पॉलिनेशन जो है एरियल हो या वाटर से हो रहा हो, तो उनको जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है। ठीक है, तो वो अपना एनर्जी उसको कलर करने में खर्च करेगा क्या, नहीं करेगा। ठीक है,
तो जो कलर एंड शेप है कोरोला का वो हाईली वेरिएबल है, ठीक है, कलर भी और शेप भी। शेप ऑफ कोरोला की अगर बात करें तो एनसीईआरटी ने कुछ शेप लिखे हैं, जैसे बेल शेप्ड, ट्यूबुलर, फनल शेप्ड, और भी हैं क्या? व्हील, ये बेल शेप्ड, ट्यूबुलर, फनल शेप्ड, व्हील शेप्ड, ओके। एक क्रूसीफर टाइप कोरोला, क्रूसीफेरी मतलब मस्टर्ड का फ्लावर देखा है, उसका कोरोला आपको इस तरह से दिखेगा, इस तरह से। चेक करो, आया। इस तरह से, ठीक है। ये बेसिकली क्रॉस फॉर्म कर रहे होंगे, ये क्रॉस फॉर्म कर रहे होंगे, वो अटैच नहीं होंगे, ठीक है, फ्री होंगे एक दूसरे से। तो जो इस तरह जो क्रॉस फॉर्मेशन होता है जिसमें सिर्फ 4 कोरोला प्रेजेंट होंगे, किसमें? क्रूसीफेरी के मेंबर में, और वो आपका इस तरह से क्रॉस बना रहे होंगे, तो इसको क्या बोलते हैं? क्रूसीफर टाइप, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलता है आपका? रेडिस एंड मस्टर्ड, क्या बच्चा? ब्रेसिकेसी के मेंबर, हाँ। आगे बढ़ते हैं हम। एंड्रूसियम, तो एंड्रूसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंड्रूसियम, ठीक है। द मेंबर आर यूनिट or member of एंड्रूसियम is known as, क्या बोलते हैं बच्चे? स्टेम। अच्छा चलो, अब इसका कुछ और नाम बताओ मुझे, क्या बोलोगे इसको? आप जिम्नोस्पर्म से कंपेयर कराओ तो इसको स्टेमन को क्या बोलोगे? बहुत सही। माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। तो स्टेमन का अगर आप स्ट्रक्चर बनाओ तो जैसे जैसे ये थैलमस है, ठीक है, थैलमस से आपका इस तरह से क्या निकलते हैं? स्टेमन्स। तो अगर आप इन सब की बात कर दो और भी निकाल लो चाहे तो,
ठीक है, इन सबको बोलोगे एक साथ, जितने भी हैं तो इनको आप क्या बोलोगे, एंड्रोसियम। और अगर एक को बोलोगे तो एक कहलाएगा आपका स्टेमन। चलो सेपरेट कर लो स्टेमन को, स्टेमन को तुमने सेपरेट कर लिया, ये लो। अब इस स्टेमन के अंदर आपको 3 पार्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं स्टेमन के अंदर? एक है ये जो बाहर से ये दिख रहा है, वो है एंथर। दूसरा है फिलामेंट। और एंथर को जो फिलामेंट के साथ पॉइंट कनेक्ट कर रहा है, दैट इज कनेक्टिव। ठीक है, एंथर को फिलामेंट के साथ जो पॉइंट कनेक्ट कर रहा है, देखो ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये क्या है, कनेक्टिव है। ये पार्ट आपका क्या है, एंथर। और ये वाला पार्ट आपका क्या है, फिलामेंट। चलो, इतनी बात आपको अगर समझ में आ गई है तो एक पॉइंट आगे हम और पढ़ा लेते हैं कि जनरली एंथर इज कैसा होता है। ये जो एंथर की बात कर रहे हैं, ये यहीं पे लिखते हैं, जनरली एंथर इज बाइलोब। डायथीकस, टेट्रा स्पोरेंजिएट। ठीक है, बाइलोब ये जैसे देख रहे हो ना, एक लोब ये, दूसरा लोब ये। मतलब अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊं, ये तो एक ये लोब है, दूसरा ये लोब है। ठीक है, ये जो बीच का पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट कौन सा है, कनेक्टिव। और कनेक्टिव से एराइज होगा फिलामेंट। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो बाइलोब्ड है, 2 लोब्ड है, अगर एक ही लोब प्रेजेंट होगा तो मोनोलोब हो जाएगा। ठीक है, डाइथीकस, एक लोब के अंदर, एक लोब हटा लो, एक लोब हटा लो तो यहाँ पे 2 थीका होगा। ठीक है, और दोनों को मिला के एक्चुअली इस तरह से स्ट्रक्चर आगे चल के देखोगे आप, इस तरह से। ठीक है, तो एक लोब ये है, दूसरा लोब ये है। ठीक है, इनके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अंदर तक चला जाता है, तो वो थीकस में थोड़ा कन्वर्ट हो जाता है। इनके अंदर फिर इस तरह से स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। ये टीएस है एक्चुअली जो दिख रहा है आपको अभी। ठीक है, तो 4 स्पोरेंजिया हो जाते हैं। तो आप लिखना बाइलोब डाइथीकस टेट्रास्पोरेंजिएट, ये जनरली मिलेगी कंडीशन। ठीक है, मोस्टली आपको ये वाली कंडीशन देखने को एंथर के अंदर मिलेगी। चलो, आई नीड सम रेस्ट। कितना पेज पढ़ा दिया बच्चे मैंने आज? ये एंथर पहले खत्म कर दें। एंथर अपने आप में काफी बड़ा पार्ट है।
अब कंडीशन फिर से वैसे ही आ जाएगी क्या, कि अगर एंथर या स्टेमेंस फ्री है, स्टेमेन की बात करें तो कंडीशन हो जाएगी, लिख दो बच्चे, आगे बढ़ते रहने का टाइम फालतू में जाएगा। इफ स्टेमेंस आर फ्री तो आप इसको बोलोगे पॉलिएंड्रस। पॉलिएंड्रस कंडीशन कहाँ पे देखने को मिलते हैं फ्री? फिर से आप आ जाओ कहाँ, मस्टर्ड में, ठीक है, रेडिश में, ठीक है। और अगर कंडीशन देखना, इफ दे आर यूनाइटेड, इफ दे आर यूनाइटेड, अगर वो यूनाइटेड है तो यूनाइटेड किस लेवल पे है, क्योंकि उनके पास कितने पार्ट है, उनके पास फिलामेंट है, उनके पास एंथर, ठीक है, और कनेक्टिव भी है, बट कनेक्टिव की तो बात नहीं कर सकते अभी यहाँ पे। तो सिर्फ अगर फिलामेंट से फ्यूजन है तो एक कंडीशन बनी, सिर्फ एंथर से फ्यूजन है तो दूसरी कंडीशन बनी, और अगर पूरा का पूरा फ्यूजन है तो तीसरी कंडीशन बनी, ठीक है। तो अगर यूनाइटेड है, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं, या इस तरह से लिखो, इफ दे आर यूनाइटेड, तो इसमें आपकी 3 कंडीशन दिखा दो, और यहां पे लिखो if they are united by फिलामेंट ओनली, सिर्फ किससे यूनाइटेड है, फिलामेंट से, तो इस वाली कंडीशन को बोलते हैं क्या, अडल्फस। कौन सी कंडीशन है, अडल्फस। अब अडल्फस कंडीशन के अंदर फिर से कई सारे चीजें आ जाती, ठीक है। और अगर if they are united by anther only, तो इसको क्या बोलोगे आप, syngenesious। और अगर if they are united by both anther and filament, तो इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, synandrous। syngenesious, syngenesious, syngenesious। तो ये तो अभी हो गई, तो आप कर लो, इन दोनों के एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है। जैसे सिनेंडस में एग्जाम्पल लिख दो, कुकुम्बर या कुकरबिटेसी के जो मेंबर, कुकरबिटेसी, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल लिख दो आपका कंपोजिटी या एस्ट्रेसी फैमिली के जो मेंबर, एस्ट्रेसी, ठीक है। जैसे सनफ्लावर किसका मेंबर है, कंपोजिटी और
HTC का। अब इसमें 3 कंडीशन बनेंगी, तो आपके पास तो नीचे स्पेस होगा ही। तो उसमें एडल्फस वाले में आप इस तरह से दिखाओ। Monoadelphous if all stamens united or fuse and form a single bunch, एक ही बंच बनाए या एक ही ग्रुप बनाए तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? मोनो। इफ दे फॉर्म 2 बंच, और ये पूछा गया है एग्जाम्पल, जितने भी आपकी पी फैमिली के मेंबर हैं, मटर पी फैमिली कौन सी है? लेग्यूमिनेसी की फैबिएसी, सब फैमिली है फैबिएसी लेगुमिनस की, ठीक है। तो पी ग्राम मतलब पी ग्राम इस तरह से। पॉलीएडल्फस इफ दे फॉर्म मोर देन 2 ग्रुप या बंच, तो एग्जाम्पल है इसका साइट्रस। मोनोएडल्फस का एग्जाम्पल कौन सा है? मालवेसी का मेंबर है चाइना रोज है शायद, चाइना रोज। ये आपका स्टोरी ये वाली मैंने फिनिश कर दी। मुझे लग रहा है कि एंड्रूसियम पार्ट हमारा फिनिश हो गया है। बीच में एक चीज मिसिंग हुई है। मिसिंग क्या है? मतलब मैं जिस तरह से पढ़ाता हूँ उस तरह से वो उसको वहां पे होना चाहिए था, बाकी एनसीईआरटी तो बाद में ही लिखा हुआ है इसमें। जैसे बिना रश लिए हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या है? वेट मेरा बढ़ गया या इसने आत्मसमर्पण कर दिया है? तुम लोग थके हो कि नहीं थके हो? ऑनेस्टली बताना। अगर तुम अभी थक गए हो तो तुम्हें अभी और 4 घंटे पढ़ने हैं। और इसमें तो ज्यादा मेहनत भी नहीं पड़ रही है कि पढ़ रही है इसको समझने में मेहनत नहीं ना। अब सेकंड लेक्चर फिजिक्स होगा, नहीं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कुछ खास नहीं है। अच्छा क्या चल रहा है? मुझे बहुत आसान है। चलो खैर जो भी है। मैं सोच रहा था, मैं रेस्ट इसलिए लिया ना मैंने कि मैं सोच रहा था ये स्टेमन मैंने फिनिश कर दिया है, फिर अभी स्टेमन में कुछ और चीजें बतानी। एनसीईआरटी में एक्चुअली दी हुई है पॉइंट्स, तो मुझे इस वजह से मुझे रेस्ट लेना पड़ा और शायद उतना ही पार्ट आज कराऊंगा। स्टिल आगे आने वाले एक लेक्चर में फिनिश होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अभी देखो कितना है, अभी गाइनोसियम पूरा पढ़ना है और सबसे बड़ी चीजें हैं एस्टिवेशन, प्लेसेंटेशन, ये 2 चीजें अभी पढ़नी है जो काफी टाइम ले जाती हैं। इसके बाद फिर हम चलेंगे फ्रूट वाले पार्ट पे। फ्रूट तो ऐसे ही निकल जाएगा हवा में,
सीड वाला पार्ट टाइम लेता है। तो हालांकि मैं बहुत तेज चला हूं आज, स्टिल जैसे ऑनलाइन में मन ही नहीं करता था मेरा पढ़ाने का। मुझे लगता था क्या नाटक है, सामने मैं किसी को देख रहा नहीं हूँ। और बट ये है कि जब तक आप देख नहीं रहे हो किसी को तब तक उस तरह से बोलना मेरे लिए डिफिकल्ट है। हो सकता है कुछ लोग कर लेते हो, बट मैं नहीं कर पाता। मैं तो बहुत सीरियस पढ़ाता था। डरते रहे होगे ना? अच्छा, वो कम्युनिकेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना, अब देख रहे नहीं हो किसी को। और कई बार ये भी हो जाता है कि मुझे जैसे यहाँ पे अगर तुम बिना इम्पोर्टेंट चीज पूछोगे तो मैं एक बार बता दूंगा, बट अगर आपने वहां पे पूछा तो वो मेरे लिए बड़ा सिरदर्द हो जाता था। वहां पे 1 घंटा एक लेक्चर करने में, एक 1 आवर्स का लगता था क्या पहाड़ है। यहाँ देखो मैं 2 घंटे यहाँ पढ़ाऊंगा, अभी नेक्स्ट लेक्चर फिर कंटिन्यूस 2 घंटे पढ़ाना है, 4 घंटे। तो मुझे यहाँ पे दिक्कत नहीं होती है, बट वहां पे 1 लेक्चर में मेरी हालत खराब हो जाती थी। तो ऑनलाइन पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट है जो है स्टिल, मतलब अगर जिस तरह के प्लेटफॉर्म पे हम पढ़ा रहे हैं, और अगर आपने वीडियोस वगैरह, मतलब वीडियोस का मतलब अगर आपके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म है और ऑलरेडी आपने उसमें सेट कर रखा हुआ सारा पिक्चर्स वगैरह, सारा कंटेंट डाल रखा है, तो फिर ठीक है पढ़ाना। उसमें क्या है कि आप देख के बोलते जाओ, पर कहीं ना कहीं वो भी हेक्टिक है, क्योंकि उन लोगों के लिए दिक्कत क्या होता है ना कि वो बच्चे कमेंट कर रहे होते हैं नीचे से, अब उस कमेंट को रीड करना, बीच बीच में उस क्लास को इंटरेक्टिव बनाने के लिए उनके नाम लेना कि हाँ ये बच्चा पढ़ रहा है, ये। और बीच में अगर मॉर्निंग का टाइम है वो गुड मॉर्निंग किए जा रहे हैं, कुछ फालतू के मैसेजेस किए जा रहे हैं। तो उसको हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट है। मैं तो क्लास बंद कर देता। यहाँ तो अब पता नहीं, यहाँ पे आपस में तो तुम लोग चैटिंग करते ही रहे होगे मेरी क्लास में। करते थे कि नहीं? कोई चैटिंग नहीं होती थी। वो देख लो पीछे से कह रहा हाँ। हम्म। सिट्रस। We have only आ जाओ बच्चे। चलो आ जाओ, इसी पे एस्टिमेंट्स पे लिखो अभी। तो 2 टर्म मैं पहले बता रहा हूं आपको, कोहेसन एंड एडहेसन। कोहेसिव फोर्स जानते हो क्या होता है? फिजिक्स में पढ़े होगे कि अगर सेम मॉलिक्यूल के बीच, मतलब एक ही टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में अगर अट्रैक्शन हो तो उसको क्या बोलोगे? कोहेसिव फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि अगर एक ही वर्ल्स के जो मेंबर हैं उनके बीच में जो है क्या कहते हैं, फ्यूजन हो रहा है, तो उसको क्या बोलोगे? कोहेसन। तो आप लिख दो फ्यूजन बिटवीन members of
सेम वर्ल्ड, ठीक है, उसको आप कोहेसन बोलोगे। और अगर फ्यूजन हो रहा हो, फ्यूजन बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड्स, उसको आप क्या बोलोगे? एडहेशन बोलोगे, ठीक है। तो अब देखो, अभी तक जो ये आप देख रहे थे किस कैटेगरी में था? कोहेशन में। अब जो देखोगे वो किस कैटेगरी में जाएगा? एडिशन में। तो अगर स्टेमेंस आपके इस तरह से लिखो, इफ स्टेमेंस फ्यूज विथ कोरोला, कोरोला के साथ फ्यूज हो या पेटल के साथ फ्यूज हो, तो उसको बोलोगे एपीपेटलस। अगर एक टर्म है पेरियंथ, ठीक है, अगर कैलिक्स एंड कोरोला में डिफरेंशिएशन ना हो, एक ही जैसे दिखे, तो उसको क्या बोलते हो? पेरियंथ। और पेरियंथ के मेंबर्स को क्या बोलते हो? टेपल्स, ठीक है, टेपल्स। तो अगर पेरियंथ या सॉरी टेपल, टेपल ही बोलेंगे ना, टेपल, तो इसको बोलेंगे आप एपीफिलस, ठीक है, एपिटेपलस भी बोल सकते हो, एपीफिलस भी बोल सकते हो। और अगर गाइनोसियम के साथ हो, गाइनोसियम, इसको बोलोगे एपीगाइनस। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एपीपेटलस कंडीशन में, जैसे एग्जाम्पल बताओ मुझे। ब्रिंजल, दतूरा, सोलनेसी के जो मेंबर्स हैं उसमें जो है, सोलनेसी में कौन कौन सा आएगा? ब्रिंजल है आपका, पोटैटो है आपका, टोमेटो है आपका, ठीक है, वो सारे के सारे मेंबर्स इसमें आ जाएंगे। इसमें ये याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेरियंथ वाला लिली एंड एक और है बच्चे, लिलिएसी फैमिली का मेंबर है, वो तो लिली से ही पता चल रहा है, एक और है पास है क्या कंटेंट? यस, अनियन, लिख दो अनियन। अनियन, यहाँ पे ब्रिंजल, दतूरा, सनफ्लावर भी है बच्चे इसमें, सनफ्लावर। इसमें आपको टोबैको भी मिल जाएगा। टोबैको भी किसका मेंबर है? सोलेनेसी का। आपका टोमेटो, टोबैको, पोटैटो, ये सब किसके मेंबर है? इवन वो चिली, वो भी उसी का मेंबर है। जिनके सिर पे वो ताज रहता है ना, वो कैलिक्स का, ठीक है, क्राउन टाइप का। प्रकाश दा, थोड़ी देर और बाद ना लाते हैं? कितना बज गया है? 12:15 बज गया है, इनकी चाय आ रही है। एपिगाइनस वाली कंडीशन पे आप कलरट्रोपिस लिख दो। ये वाला इंपॉर्टेंट है, कौन सा? ये पूछा जाए, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब एक और चीज लिख दो, एनसीईआरटी जो मेंशन करती है, वो ये करती है कि कई बार जो स्टेमन का लेंथ है वो भी क्या होता है? वेरिएबल होता है, ठीक है। तो आप लिख दो, इन सम प्लांट्स लेंथ ऑफ स्टेमेंस या लेंथ ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमेंस, ठीक है,
filament of stamens are वेरिएबल होता है। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशन जनरली हम देखते हैं। कौन कौन सी कंडीशन देखते हैं? एक होता है डाइडाइनमस और दूसरा होता है तो डाइडाइनमस जो कंडीशन है ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेबिएटी फैमिली। हालांकि आपको इस फैमिली का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आपको जो जरूरत है वो लेबिएटी फैमिली के एग्जाम्पल हैं। कौन से? साल्विया एंड अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऑसिमम भी। ऑसिमम कैसा होगा? जैसे मैं सिर्फ वर्ल बनाऊंगा, ठीक है, दो वर्ल्स में पाए जाएंगे। ठीक है, एक आउटर वर्ल्स, तो आउटर वाला जो है इस तरह से हो गया, और एक इनर वर्ल्स वाला। ठीक है, मतलब कि दो डाइडाइनमस कंडीशन है, स्टेमेंस के दो वर्ल्स होंगे, एक आउटर वर्ल्स और दूसरा इनर वर्ल्ड। ये वाला है आपका आउटर वर्ल्ड है। कितने हैं इसमें भी? 2 एंड कैसे हैं? शॉर्ट है। और जो इनर वर्ल्ड है इसमें भी 2 है एंड लॉन्ग है। इतना ध्यान में रखना है। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ ये मेंशन किया है कि लेंथ वेरिएबल है। ठीक है, तो उसका कुछ एग्जाम्पल दिया है, ये वाला शायद नहीं दिया है। दूसरा है टेट्राडाइनमस। बात तो समझ आई गई होगी कि जैसे मैं वर्ल्ड बना दूं तो यहां पे आउटर में 2 मिलेंगे शॉर्ट और आपको इनर वाले में 4 दिखेंगे आपके। ठीक है, तो ये आउटर वर्ल्ड है, आउटर वर्ल्ड जहां पे आपके 2 हैं एंड शॉर्ट है। और जो ये इनर वर्ल्ड है, इनर वर्ल्ड यहाँ पे 4 हैं एंड लॉन्ग है। एग्जाम्पल ध्यान में रखना, क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी के जो मेंबर हैं लाइक मस्टर्ड, रेडिस, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है आपके उसमें। बस हो गया बच्चे। अच्छा, उसमें आपके एनसीईआरटी में सिर्फ ये मेंशन किया है कि देयर मे बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट या लेंथ ऑफ स्टेमन, और 2 एग्जांपल दिए हैं। कौन कौन से? साल्विया एंड मस्टर्ड। तो कंडीशन मैंने बता दी, डाइडाइनमस कंडीशन एंड टेट्राडाइनमस कंडीशन।
तो यहाँ से बच्चे हमने एंड्रोसियम का पार्ट खत्म कर लिया है। एस्टिवेशन आपका एनसीईआरटी सब फिनिश करने के बाद एस्टिवेशन एंड प्रेजेंटेशन को दिया है। मैं बीच में एस्टिवेशन करा देता हूँ। मैं कोरोला एंड कैलिक्स जैसे फिनिश करता हूँ, मैं वहां पे एस्टिवेशन कराता हूँ। क्या बच्चे कहाँ तुरंत ही दिया हो? स्टेटमेंट के आगे दिया हो? तो आप यहाँ पे लिख दो कि द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अरेंजमेंट्स। ये क्या है एस्टिवेशन? ये मोड ऑफ अरेंजमेंट है, ठीक है, ऑफ डिफरेंट मेंबर्स ऑफ सेपल एंड पेटल्स। चाहे सेपल्स एंड मत करो, सेपल और पेटल्स, ठीक है। ये किसका अरेंजमेंट है? ये सेपल का हो सकता है या पेटल्स, ठीक है। विद अदर मेंबर्स ऑफ सेम वर्ल्ड, अदर मेंबर्स ऑफ सेम वर्ल्ड, ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है डेफिनेशन में? या आगे का पार्ट ना लिखना चाहो? सही है। डिफरेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट अगर मैं इसको हटा भी दूंगा तब भी, या ऐसा करो, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल आर पेटल्स, ये हटा दो, पूरा हटा दो। ये द मोड ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ सेपल आर पेटल्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल्ड। अब सही। तो अब चलते हैं जो डिफरेंट टाइप के एस्टिवेशन है, जिसमें से सबसे पहला एस्टिवेशन हमारा कौन सा है? सॉरी, वॉल्वेट। और वॉल्वेट के केस में जो मेंबर्स हैं दे डोंट ओवरलैप विद ईच अदर। सिर्फ वो क्या करते हैं, देयर मार्जिन जस्ट टच टू ईच अदर, ठीक है। तो आप लिख दो इन दिस केस, members of sepal or petal just touch to each other, या इस तरह से लिखो, इन केस ऑफ मेंबर्स ऑफ ठीक है, ठीक है, ऐसे जस्ट टच टू ईच अदर। बेसिकली मार्जिन इनकी जो है टच करती है, ठीक है। दे डोंट ओवरलैप, वो ओवरलैप नहीं करेंगे। एग्जाम्पल में डाल दो, क्या डालोगे एग्जाम्पल में? चाइना रोज, सॉरी चाइना रोज का नाम रहेगा। इसके पहले वाला क्या? मस्टर्ड,
पिक्चर देख लो पहले। देखो एक नोट डाल लेना पहले, और नोट में देख लेना कि जब भी हम कैलिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं या कैलिक्स के अंदर हम सेपल को रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ इस तरह का बनाते हैं। इस तरह जब भी फ्लोरल डायग्राम में कैलिक्स को रिप्रेजेंट करोगे तो आप किस तरह का बनाओगे? इस तरह का। और जब आप कोरोला या पेटल को रिप्रेजेंट करोगे तो वो आप इस तरह का बनाओगे। तो मुझे ये सेकंड वाला ज्यादा इजी लगता बनाना, तो मैं इसी को बनाता हूँ। ठीक है, एस्टिवेशन में जो दिखाऊंगा मैं इसी को यूज करूंगा। तो वेलवेट एस्टिवेशन में आपके इस तरह का आपको अरेंजमेंट दिखेगा जहां पे देयर मार्जिन जस्ट टच टू ईच अदर। तो ये वाला जो एस्टिवेशन है ये वेलवेट एस्टिवेशन है। बच्चे आज के लिए बस इतना ही। क्या बच्चे एग्जाम्पल नहीं लिखा था क्या? और कौन कौन से हैं?